डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। तो गाइज आज फिर से हम आ गए हैं लेके आपके लिए वर्कशीट नंबर 25 ऑफ क्लास नाइन्थ की वर्कशीट 25 है और 31 ऑफ अगस्त 2020 यानी इस मंथ की लास्ट वर्कशीट है ये साइंस की, जो हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में। तो वही जो हम वर्कशीट में पढ़ रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे और फिर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और आपको पता है सारे आंसर्स मैं आपको रिटन में दे दूंगी, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है बेटा। तो थोड़ा सा हम चैप्टर को समझ लेते हैं, क्योंकि बिना समझे आंसर लिखना बहुत ही गलत बात होती है। ठीक है, बिल्कुल देख के कॉपी पेस्ट करना गलत चीज़ होती है। और ये जो चैप्टर आ रहा है वर्कशीट में, ये आपके सिलेबस से ही दिया जा रहा है, इसलिए सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं मास्टर क्लास में भी इसको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आज आपको दिया है माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। दो चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स आपको पता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, एनिमल सेल पढ़ा था आपने, प्लांट सेल पढ़ा था। तो एनिमल सेल में हमने देखा था कि कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था, दो तरह के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। उसके बाद हमने क्या देखा था, गोल्गी एपरेटस देखा था, वो भी एक क्या है, सेल ऑर्गेनेली है जो सेल में स्पेसिफिक फंक्शन करती है। आप बोलेंगे मैम बार बार क्यों बताते हो, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है इसलिए बताती हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पुरानी वर्कशीट, उनके लिए बताती हूँ। देखो ये सेल होता है, यहाँ पे होता है हमारा क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, यहाँ पे लिक्विड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ छोटी छोटी ऑर्गेनेली होती हैं जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस भाई साहब है। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके आपको पढ़ाया जा रहा है। न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ाया गया था कि इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर डीएनए आरएनए होते हैं। चलो ठीक है, अब चलो हम चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। ये आपकी जिज्ञासा दीदी हैं, ठीक है, और ये आपके ज्ञान भैया हैं, आप सबको जानते हैं, आप लोग के फेवरेट कैरेक्टर हैं। तो ये वापस ज्ञान भैया क्वेश्चन कर रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, फ्रॉम वेयर डज अ सेल गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेस एंड ऑफ बॉडी। जो हमारा सेल है उसे एनर्जी कहाँ मिलती है। हमें तो पता है कि भाई सेल इतने सारे काम कर रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है। तो अब जिज्ञासा दीदी देखो रिप्लाई कर रही हैं, ये कह रही हैं, ज्ञान, दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय अ सेल ऑर्गेनेली नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो काम किया जाता है वो एक सेल ऑर्गेनेली के द्वारा किया जाता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और जिसने मेरी लास्ट वर्कशीट देखी है उसको याद होगा कि मैंने इसके बारे में वहीं पे आपको बता दिया था, वहीं पढ़ा दिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। all necessary energy required for various chemical activity to perform different life process is released by mitochondria for life form of ATP। that mean हमारा जो ये सेल है इसको काम करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है उसे किस फॉर्म में रखा जाता है, ATP, जिसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। बेटा ATP क्या होता है, ATP मेज़र करने की जिस यूनिट एनर्जी जो स्टोर होती है उसको मेज़र करने की एक यूनिट है। जैसे आलू खरीदने जाते हो तो केजी में खरीदते हो, दूध खरीदने जाते हो लीटर में खरीदते हो। तो उसी तरीके से हमारे सेल में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका भी तो कोई यूनिट होगा, तो उसका यूनिट होता है ATP, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू सेल बाय प्रोवाइडिंग ATP। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी देता है सेल को वो किस फॉर्म में देता है, ATP की फॉर्म में देता है। देयरफॉर इट इज़ नॉन एज पावर हाउस, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस। आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी में पावर हाउस किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी एनर्जी बनती है और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। वैसे ही हमारे सेल का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये ही पूरे सेल को ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सारी चीज़ों के लिए एनर्जी देता है। इसके बाद थोड़ा सा और ATP के बारे में देख लेते हैं। पावर हाउस कहते हैं एनर्जी प्लांट ऑफ द सेल। ATP इज प्रोड्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब बोलेंगे बेटा कि ये ATP बनता कैसे है, कैसे मिलती है एनर्जी, तो इस चीज़ को आपको 10th में भी पढ़ाया जाएगा।
मैं 9th में थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रही हूँ, तो इसको समझ लो क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ाया जाता है 10th में ये। देखो क्या हुआ, आपने जो खाना खाया, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में आपने चपाती खाई, चावल खाया, दाल खाया, पर आपके सेल को क्या मिलता है, आपके सेल को चाहिए होता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज चाहिए होता है बेटा। और आपका जो खाना खाते हो वो डाइजेस्ट होने के बाद ये बन जाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाता है। और हमारे सेल में जो ये ग्लूकोज होता है इससे भी एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी कैसे मिलती है, जब इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, मतलब इस ग्लूकोज में हम क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हीट देते हैं। वो कैसे, जब आप ब्रीद इन करते हो, सांस लेते हो ना, जैसे ही आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, तो ये ग्लूकोज को एनर्जी मिलती है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद एनर्जी बनती है और एनर्जी स्टोर हो जाती है किसके रूप में, एटीपी के रूप में। अब मैं थोड़ा और सिंपल बताऊं कि जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी सी इसको क्या देनी पड़ती है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है। तो आप जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन मिल जाता है, उससे ग्लूकोज ब्रेक होता है, आपको एनर्जी मिल जाती है। थोड़ी एनर्जी आप यूज़ कर लेते हो, थोड़ी आपके सेल्स में स्टोर रहती है। जैसे अगले दिन सुबह उठ के तुरंत खाना नहीं खाया पर आप काम करते हो ना, सुबह उठ के वॉक पे जाते हो, स्कूल जाते हो, नाश्ता नहीं किया फिर भी काम कर पा रहे हो ना, आपके सेल्स में वो एनर्जी स्टोर है इसलिए। ठीक है, तो आपकी एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी, इसे एनर्जी की करेंसी कहा जाता है। जैसे हमारी करेंसी क्या है, रुपी, रुपी में नापते हैं ना पैसे को हम, तो वैसे ही इसकी एनर्जी की ये करेंसी है सेल की। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी पोरस, जो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी लेयर होती है वो बहुत पोरस होती है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोरस। पोरस का मतलब बेटा क्या, जिससे चीज़ें छन के जा सकती हैं। ठीक है, पोरस मतलब जो चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले, ऐसी होती है। एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है कैसी, थोड़ी अंदर मुड़ी होती है, फोल्डेड होती है, जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनेली ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम, तो ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो अपने लिए डीएनए और राइबोसोम खुद बनाती है। एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने पढ़ा था कि बाकी ऑर्गेनेली को अगर प्रोटीन या डीएनए चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, वो मैसेज भेजते हैं राइबोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, फिर बनने के बाद प्रोटीन उस ऑर्गेनेली को दे दिया जाता है और वो ऑर्गेनेली क्या करती है, पहुंचा देती है न्यूक्लियस में, डीएनए में बनाया जाता है। लेकिन ये ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो देखो बेटा अपना प्रोटीन और ये राइबोसोम खुद ही बना रही है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ लोग हैं जब इनको प्रोटीन या कुछ ज़रूरत होती है, जैसे आप लोग हो, आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आप क्या करते हो, आप जाके ऑर्डर कर देते हो मैकडॉनल्ड्स से, घर पे वो आके दे जाता है। बाकी ऑर्गेनेली यही करती हैं कि उन्हें जो प्रोटीन चाहिए ऑर्डर दे देती हैं न्यूक्लियस के पास। ठीक है, और फिर वो राइबोसोम अपना बनाता है, भिजवा देता है। और भिजवाने का काम कौन करता है, डिस्पैच का। आपने पैकेज वगैरह का पढ़ा था, गोल्गी अपरेटस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है, ट्यूब्यूल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का काम। ठीक है, लेकिन जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया भाई साहब है, ये बोलते हैं हम तो घर पे ही पिज़्ज़ा बनाएंगे, अपना प्रोटीन अपना डीएनए जो है हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो ये उसमें के इंसान है, तो ये अपना खुद ही बना लेते हैं। ये आपको याद हो गया, खुद ही भाई पावर हाउस हैं तो खुद ही बनाएंगे। देयर इज इट इज़ मेक सम प्रोटीन बाय ओन, तो ये कुछ प्रोटीन भी अपने खुद बनाते हैं। तो आप इसके बारे में समझ गए बेटा। इसके अलावा हम मास्टर क्लास में सब कुछ डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और आपकी मास्टर क्लासेस शुरू हो गई हैं। उसका डेमो वीडियो भी बना दिया गया है, ये वीडियो के ऊपर आई लिखा होगा, वहाँ क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा एक एक करके। सिलेबस भी मैंने बताया, वहाँ से देख लेना। उसके बाद दोबारा ये ज्ञान पूछता है, दीदी व्हाई इज इम्पॉर्टेंट ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल, प्लांट सेल में वैक्यूल की क्या ज़रूरत होती है ये बताइए। अब जो ये हैं जिज्ञासा दीदी ये आंसर कर रही हैं, बेटा देखो ज्ञान, वी नो दैट वैक्यूल आर स्मॉल साइज और एब्सेंट इन एनिमल सेल। हम देखते हैं कि जो हमारे एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल बेटा बहुत छोटा होता है या तो नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल का आपने स्ट्रक्चर देखा था, इस तरीके से बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, लेकिन आपकी ड्राइंग मुझसे बेहतर होगी। तो जो वैक्यूल होता है प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, बीच में बड़ा सा होल नज़र आता है ना, तो क्यों होता है, प्लांट सेल में स्पेसिफिकली होता है। तो ज्ञान, वी नो वैक्यूल आर स्मॉल साइज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्लांट सेल दैट आर वेरी लार्ज साइज। तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, सेंट्रली लोकेटेड इन सेल, सेंटर में लोकेटेड होता है। इन प्लांट्स एंड वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल प्रोवाइड टर्जिडिटी
और रिजिडिटी ऑफ अ सेल, मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल उसको वो रिजिड करता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर देता है। कौन? वैक्यूल, यानी वैक्यूल उसके स्ट्रक्चर को क्या करता है? सपोर्ट करता है प्लांट सेल में। मैनी सब्सटेंस सच एज एमिनो एसिड, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन, शुगर्स आर स्टोर्ड इन इट, मतलब जो ये वैक्यूल है ये अपने अंदर क्या स्टोर करता है? बहुत सारे एसिड्स को स्टोर करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है, शुगर्स को स्टोर करता है सेल के लिए, इसलिए प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट सेल और द सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नॉन एज टोनोप्लास्ट। जो ये वैक्यूल होता है, इस वैक्यूल की भी एक मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मैंने आपको समझाया था, मेम्ब्रेन कहीं पे भी बात करेंगे उस चीज़ की कोटिंग होती है, तो मेम्ब्रेन की कोटिंग होती है किसकी? इसका नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, जैसे सेब के ऊपर देखते हो बाहर एक लेयर है, वैसे ये वैक्यूल है, इसकी एक बाहर लेयर होती है कवरिंग। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट लुक कंटेन द सेल सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, तो ये क्या कहता है? जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा है ना, उससे इसको सेपरेट करता है, अलग रखता है वैक्यूल को, कि मिक्स ना हो। ठीक है, ये इसका काम हो गया। इसके मेम्ब्रेन का नाम याद कर लिया आपने। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलिस्ट वैक्यूल ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेंडिंग एक्सेस ऑफ वाटर। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखिए सेलुलर दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जो सिंगल सेल, एक ही सेल से बेटा वो बने हैं और एक ही सेल में सारे फंक्शन करते हैं। ठीक है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन सब कुछ करते हैं। और जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। जैसे वी आर मल्टी सेलुलर क्योंकि हम बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें वैक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो अपने वैक्यूल से ही क्या करते हैं? वो अपने वैक्यूल से ही एक्सेस करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, और जो भी अपना वेस्ट रिलीज करना होता है वो सारे काम वो वैक्यूल से करते हैं। तो ये हमने दो टॉपिक थे, दोनों को समझ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है बेटा, और क्या करता है? अपना डीएनए और प्रोटीन्स स्वयं बनाता है। ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा हमने वैक्यूल्स के बारे में जाना, प्लांट सेल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल को स्ट्रक्चर देता है, उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, और कुछ एसिड्स वगैरह प्रोटीन्स को स्टोर करता है। अब आपके क्वेश्चन देख लें, फिर मैं आपको सारे आंसर लिखवा दूंगी। ये चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट खुद दे रही है डिज़ाइन करके, समझ रहे हैं? एनसीईआरटी की तरफ से आपको खुद दिया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े बड़े टीचर्स मिलकर ये आपके लिए डिज़ाइन करते हैं, तो इसको बस ऐसे मत करिए कि स्कूल में दिया, कर लिया, सबमिट कर दिया। इसको करिए, समझिए, याद करिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम, स्कूल भी खुलने का अनाउंसमेंट हो चुका है, आपके एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम बचेगा आपको, तो समझिए इसको। केवल ये नहीं कि आंसर लिख लिया काम खत्म, समझना भी है आपको बेटा। तो देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल, क्यों कहा जाता है? नेम एनी टू फंक्शन, दो फंक्शन बनाने हैं। एनर्जी किस लिए नीडेड होती है? वैक्यूल्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल, किस सेल में वैक्यूल इंपॉर्टेंट है? राइट फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। नेम थ्री सब्सटेंस स्टोर इन वैक्यूल, वैक्यूल में क्या सब्सटेंस स्टोर होते हैं वो बता दीजिए। चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके आपको करा देते हैं। वाई माइटोकॉन्ड्रिया नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, क्योंकि ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो आप खाना खाते हो उससे एनर्जी रिलीज करने के लिए, कैसे? बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। जब आपके सेल में रेस्पिरेशन होता है, आप ऑक्सीजन देते हो अपने सेल्स को, तब होता है ये। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? एडीपी, एटीपी एडिनोसाइन ट्रायोफोस। एक और चीज़ होता है एडीपी, जब 10th में जाओगे ना तब पढ़ाऊंगी, ठीक है? इसके बारे में भी, वो भी होता है, एनर्जी को नापने की यूनिट होती है, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा जाता है। तो इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, और सारे आंसर मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो कभी भी क्लास छूटे तो वहाँ से जाके आप कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, नेम एनी वन फंक्शन ऑफ द सेल
फॉर विच एनर्जी इज नीडेड, कोई एक काम बताइए सेल का जिसके लिए उसे एनर्जी चाहिए होती है, एक या दो काम बता दीजिए, ठीक है, क्यों उसे एनर्जी चाहिए होती है सेल की भैया। तो सेल कितने काम करता है जरा सोचिए, बेचारा एक सेल है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है, आपके लिए प्रोटीन भी बना रहा है, चीज़ें यहाँ से वहाँ लेके भी जा रहा है, थोड़ा सा काम बता दीजिए क्यों एनर्जी चाहिए। सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर 3 जनरल टाइप ऑफ फंक्शन, 3 जनरल टाइप ऑफ फंक्शन के लिए चाहिए होते हैं, किस लिए, टू डिराइव मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट वुड नॉट अकर ऑटोमेटिकली, ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो अपने आप नहीं होते तो उनको करने के लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, आपको पता है बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, तो उनके लिए इसको एनर्जी चाहिए होती है, किसको, सेल को, टू ट्रांसपोर्ट नीडी सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। आपको पता है ये सेल में इतनी सारी चीज़ें हैं, कोई यहाँ पे प्रोटीन बना रहा है, कोई यहाँ कुछ कर रहा है, फैट को तोड़ रहा है, तो एक चीज़ को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। आपकी बस चलती है, उसमें तेल डालते हो ना, तो यहाँ पे भी उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। टू डू मैकेनिकल वर्क सच एज मूविंग मसल, मैकेनिकल वर्क के लिए कि जो आप वर्क कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, उन सब के लिए भी सेल को एनर्जी चाहिए। तो इसमें से आप कोई भी 2 याद कर लेना, ये 2 याद कर लेना। एक्स्ट्रा लिखवा दिया है कि आप भूलें तो कम से कम 2 तो याद रखेंगे, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैक्यूल आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विच सेल, नेम द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स, बताइए किसका होता है। तो बहुत आसान है, वैक्यूल आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ किसका, प्लांट सेल। एनिमल में तो या तो एब्सेंट होता है या बहुत स्मॉल होते हैं, माइनर होते हैं। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, जैसे ही प्लांट सेल बनाओगे उसमें इतना बड़ा बीच में वैक्यूल बना दोगे, ठीक है। और द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, इसकी मेम्ब्रेन का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। जरा सा नाम याद कर लो, टोनी कक्कर का नाम याद है ना, तो टोनोप्लास्ट, प्लास्ट बस याद कर लो, टोनोप्लास्ट, ऐसे ब्रेक करके याद कर लो, ठीक है, जैसे भी याद हो याद कर लो भाई। इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, और इसका काम क्या है कि ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखता है किसको, सेल को। तो ये भी आपको याद हो गया। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको याद हो जाएगा फटाफट, एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। अभी 3 बार बोल लो, एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट। बेटा आपने ये पूछा ही नहीं कि ट्रायोफॉस्फेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए इसे ट्रायोफॉस्फेट कहते हैं। अगर 2 होते तो बायोफॉस्फेट कहते हैं। फॉस्फेट क्या होता है भाई, उसके लिए कार्बन कंपाउंड नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, 10th में आओ सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो याद हो गया, एडिनोसाइन, एडिनो और साइन, एडिनो साइन ऐसे ब्रेक कर लो, ट्राईफॉस्फेट इसको भी ब्रेक कर लो, 3 बार बोलो, याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है, नेम 3 सब्सटेंसेज स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल। जो हमारे प्लांट सेल के वैक्यूल होते हैं बेटा, उसमें क्या स्टोर होता है, क्या सब्सटेंस स्टोर होते हैं। तो अभी आपको पढ़ाया मैंने कि अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन, ये जो इसका वैक्यूल होता है ना प्लांट सेल का, ये ही सब कुछ होता है, ये इसको स्ट्रक्चर देता है, ये सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सारे आंसर मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ बेटा, तो ठीक है। कोई भी डाउट हो, इन क्वेश्चन में डाउट हो, टॉपिक में डाउट हो तो पूछ लेना। अलग से चैप्टर की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जहां आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी फर्स्ट टर्म, इस बार फर्स्ट टर्म होंगे या नहीं होंगे उसका कुछ नहीं पता, तो फाइनल एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है आपके लिए वो मैंने बता दिया है, शेयर कर दिया है मास्टर क्लास में, ठीक है। इस वीडियो के आपको लिंक में मिल जाएगा वो, और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। साथ में सारी वर्कशीट का लिंक भी मैं डाल देती हूँ, 9th 10th, ठीक है, EMC का। तो जो भी आपको देखना सीधा अपने उस पर जाइए और सारी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मास्टर क्लास का भी लिंक मैं यहीं पे डाल दूँगी क्लास 9th के लिए, ठीक है। तो आप अपना वहाँ से देख के और अपने सब्जेक्ट की देखेंगे, फिर हम एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे सिलेबस वाइज, किसी का कोई डाउट ना रहे। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछना, अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।